शर्मा और मैं हूं प्रियंका। गजा पट्टी के सेफ जोन अल मवासी में इसराइल के ताज़ा हवाई हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत। भारत ने कहा कि गजा की मौजूदा स्थिति इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, The current situation in Gaza is now understandably our foremost concern. India's position in this regard has been principled and consistent. हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। चुनाव में कांग्रेस और आपके अलग अलग लड़ने का असर क्या होगा, करेंगे विश्लेषण। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के पैरामीटर्स में, और केजरीवाल की होम स्टेट में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो किसी न किसी रूप में वो चुनाव लड़के, चाहे वो कितनी भी सीटों पर लड़े, वो एक खास तरह का सम्मानजनक वोट शेयर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए प्रियंका से। रूस और यूक्रेन के हवाई हमलों के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने 144 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं यूक्रेन के चेरकेसी इलाके के प्रमुख ने कहा है कि हमले से एक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के गवर्नर आंद्रे वोरोबियोव ने कहा है कि रूस की राजधानी में 2 ऊंची इमारतें यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं कुछ मकानों में आग लगने के भी मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को के आसपास 15 यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए हैं। इन हमलों में एक महिला की मौत हुई है और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। रूसी अधिकारी स्वेतलाना पेत्रेंको ने कहा कि हमलों की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। В связи с массированной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов по территории... स्वेतलाना यहाँ कह रही हैं कि रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के मेन डायरेक्टरेट ने रूस के क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में आपराधिक मुकदमा शुरू कर दिया है। ये हमले मॉस्को, तुला, ओरेल और कलुगा इलाकों में हुए। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने देश में मौजूद ईरान के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। यूक्रेन का कहना है कि ईरान संभवतः रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज रहा है। इसी मुद्दे पर यूक्रेन ने ईरानी अधिकारी के सामने चिंता जाहिर की है। यूक्रेन ने ईरान के अधिकारी से ये जोर देकर कहा है कि इस तरह के कृत्यों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहद विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिनकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। ईरान ने अमेरिकी मीडिया में आई उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें एक शीर्ष सैन्य कमांडर के हवाले से इस युद्ध को मनोवैज्ञानिक जंग बताया गया था। हालांकि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि वो इन मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सकते। जॉन किर्बी यहाँ कह रहे हैं, मैं इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सकता कि ईरान और रूस के बीच ऐसा कोई लेन देन हुआ हो, लेकिन मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के कदम न केवल यूक्रेन की आत्मरक्षा की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालेंगे, बल्कि ये निश्चित तौर पर यूक्रेनी नागरिकों के जीवन और आजीविका पर भी बुरा असर डालेगा। स्पेसएक्स का पोलरिस ड्रॉन मिशन लॉन्च हो गया है। फ्लोरिडा से लॉन्च हुए इस मिशन में पहली बार गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करेंगे। पोलरिस ड्रॉन 5 दिनों का मिशन है जिसमें पृथ्वी से करीब 1000 किलोमीटर दूर 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस रेडिएशन से इंसानों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करने का भी मौका मिलेगा। इस मिशन का उद्देश्य नए डिजाइन किए गए स्पेस सूट्स को टेस्ट करना भी है। अमेरिकी अरबपति जेड इसाकमैन इस मिशन के कमांडर हैं। उनके साथ अमेरिकी वायुसेना के रिटायर्ड पायलट स्कॉट पॉटिट, स्पेसएक्स के स्टाफ सारा गिल और एना मेनन भी हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। इस डिबेट को एबीसी न्यूज आयोजित कर रहा है। माना जा रहा है कि दोनों ही उम्मीदवारों से टैक्स में कटौती और विदेश नीतियों पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन डिबेट में दर्शकों का ध्यान इस बात पर रहता है कि कौन उम्मीदवार लड़खड़ाता है या कौन पूरी डिबेट में दूसरे पर हावी रहता है। ट्रंप के सलाहकारों ने बताया कि नीतियों को लेकर ट्रंप ने विशेष तैयारी की है। राष्ट्रपति डिबेट में ट्रंप पहले ही 6 बार हिस्सा ले चुके हैं, जबकि कमला हैरिस का ये डेब्यू है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। मणिपुर सरकार ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मैतेई बहुल इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थौबल जिले में आज सुबह 11 बजे से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। मणिपुर में बीती 1 सितंबर से फिर हिंसा भड़कने के बाद राजधानी इम्फाल और आसपास के इलाकों में छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग को लेकर छात्रों के विरोध मार्च के दौरान आज सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई, जिसमें 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बीती 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट में कल हुई सुनवाई में डॉक्टरों को 10 सितंबर यानी आज शाम 5 बजे से पहले काम पर लौटने को कहा था। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे की मांग भी की है। स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी हड़ताल तभी खत्म करेंगे जब पश्चिम बंगाल सरकार उनकी मांगे मान ले। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट की शुरुआत आज गजा इस्राइल से। हमास संचालित प्रशासन ने कहा है कि गजा पट्टी के अल मवासी में इस्राइल के ताज़ा हवाई हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं। हालांकि पहले हमास ने मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा 40 बताया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर दिया। सिविल डिफेंस प्रशासन ने कहा कि यह हमला ऐसे इलाके में हुआ जो कि मानवीय मदद के लिए निर्धारित था। कई अन्य लोगों के घायल होने की भी आशंका है। जी, इजरायली सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में हमास के लड़ाकों के एक कमांड सेंटर पर हमला किया और इस अभियान में नागरिकों को नुकसान से बचाने के उपाय भी किए गए थे। लेकिन हमास ने इस बात से इनकार किया है कि उसके लड़ाके वहां मौजूद थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अलमवासी में विस्थापित लोगों के टेंटों पर 3 हमले किए गए, जिससे वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। अलमवासी खान यूनिस के पश्चिम में बसा घनी आबादी वाला इलाका है और हमले के बाद इमरजेंसी वर्कर्स जो हैं वहां पर जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हमास के सिविल डिफेंस के ऑपरेशंस डायरेक्टर ने बीबीसी को बताया कि 40 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और यही आंकड़ा बाद में संशोधित किया गया कि 40 नहीं बल्कि 19 लोग मारे गए हैं। स्थानीय निवासियों और चिकित्सकों ने बताया कि कम से कम 4 मिसाइलों से हमला किया गया और हमलों की जगह पर कई मीटर के गहरे गड्ढे हो गए और 20 से ज्यादा टेंट नष्ट हो गए। अल मवासी के रहने वाले एक व्यक्ति ने क्या बताया? मैं सो रहा था और अचानक मैंने अपने सामने घना धुआं देखा। मैं देख नहीं पाया कि मेरे सामने कौन है। चंद सेकंड में बिना किसी चेतावनी के बमबारी होने लगी और हम जाग गए, भागने लगे। जमीन में 20 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। जमीन के नीचे से पानी निकल रहा था। मैं अपने बच्चों को देखने के लिए उठा, लेकिन मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय एक मृत व्यक्ति के। उसने कहा कि हमले की कोई चेतावनी नहीं दी गई। इसराइलियों ने हमें अल मवासी जाने के लिए कहा, इसलिए हम अल मवासी आ गए। इस इलाके पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के बमबारी की गई और इसराइली सेना ने हमसे किसी सुरक्षित इलाके में जाने के लिए भी नहीं कहा। और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर केवल टेंट आश्रय स्थल हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर हमने मिसाइलों को अपने सिर पर गिरते देखा। जी, इस बीच कुछ फलस्तीनी महिलाएं हैं जो हमले में मारे गए लोगों के लिए शोक मना रही थी। जी, ये अबू असी हैं जो अरबी भाषा में कह रही हैं कि वहाँ जो हुआ उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, कोई शब्द ही नहीं है। तस्वीरें और हमारी परिस्थितियाँ सब कुछ कह रही हैं, हमें और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तगरीद अबू हैं जो कह रही हैं कि हम पर दया करें। अगर वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। अगर वो हमें मारना चाहते हैं तो उन्हें हमें मारने दें, क्योंकि हम थक चुके हैं। हमारे पास ताकत नहीं बची। हर दिन हमें मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तितर बितर किया जाता है। हमारे बच्चे जा चुके हैं, हमारी बहनें और बेटियां चली गई हैं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। तो ये तो बात हुई इसराइल के अल मवासी पर हमले की। कल ही इसराइल ने सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमलों में 18 लोग मारे गए थे और इस सीरियाई कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क ने मृतकों की तादाद 26 बताई, जिसमें कि सैनिक, खुफिया कर्मी और ईरान समर्थक सशस्त्र समूहों के साथ काम करने वाले सीरियाई लोग शामिल हैं। और ऐसी रिपोर्टें हैं कि हमले के लक्ष्यों में से एक रासायनिक हथियारों के उत्पादन के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था। मोहम्मद अक्कारी रिसर्च सेंटर के पास मस्याफ में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हुआ क्या था।
11:30 صار تفجير قوي كثير مرعب يعني रविवार को रात 11:30 बजे एक बहुत तेज धमाका हुआ, बड़ा भयानक था। मैं इसी साइट के पास रहता हूँ। मेरी इमारत हिल गई और फिर 2 और धमाके हुए। लोग घायलों की मदद करने के लिए साइट पर पहुंचे, लेकिन जो बुलडोजर आया उसे निशाना बनाया गया और एक परिवार को तब निशाना बनाया गया जब वो लोगों की मदद करने के लिए जा रहे थे। दरअसल इस रिसर्च सेंटर के बारे में ये माना जाता है कि वो ईरानी विशेषज्ञों का घर है। ईरान ने इसराइल पर आपराधिक हमले का आरोप लगाया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। इसराइल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री हसन अल गबाश ने कहा है कि हमले में केवल नागरिक निशाना बने। 37 مصاب وارتقاء 18 جريح طبعا تم زيارة الجرحى 37 घायल हैं, 18 मारे जा चुके हैं। मैंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में पता किया। घायलों की तरह जो मारे गए लोग हैं वो भी नागरिक हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि GCC की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब में हैं। उन्होंने कहा कि गजा की मौजूदा स्थिति इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। The current situation in Gaza is now understandably our foremost concern. India's position. एस जयशंकर कह रहे हैं कि भारत का रुख सैद्धांतिक और एक समान रहा है। हम आतंकवाद और लोगों को बंधक बनाए जाने की निंदा करते हैं, लेकिन मासूम लोगों की लगातार होती मौतों से बेहद पीड़ा में है। किसी भी कार्रवाई में मानवीय कानूनों के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और हम जल्द से जल्द सीज फायर का समर्थन करते हैं। हम फलस्तीन के मुद्दे पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, बहुत सारा विवरण मैंने अपने लिसनर्स को सुना दिया। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत हमने अल मवासी से की थी, जो कि एक सेफ जोन है। सेफ जोन पर यह हमला करना, क्या इसे ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अपनी ही बातों से इसराइल पीछे हट गया? देखिए, ये कोई पहला हमला नहीं है सेफ जोन में, क्योंकि अगर आप गौर करें तो पिछले 2-3 महीनों में कई ऐसे इसराइल की तरफ से जो है हमले हुए हैं और इसराइल ने उसकी पुष्टि भी की है कि इसराइल की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो ये पहला ऐसा हमला नहीं है। इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि इस तरह के जो सेफ जोन बनाए जा रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन जोन्स बनाए जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग करते हुए हमास जो है वहां अपने लड़ाकों को वो वहां पर जो है वो स्थापित कर दे रहा है। इस बार जो है इसराइली फौज के तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर एक कंट्रोल रूम जो है वो था और इसराइली फौज के तरफ से दरअसल 3 नाम भी दिए गए हैं। कहा गया है कि ये 3 हमास के जो कारकुन हैं वो उसके निशाने पर थे और ये तीनों ही हमास के वरिष्ठ जो हैं कार्यकर्ता के तौर पर बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक जो है वो हमास के एरियल जो ऑपरेशन है उसका हेड था, दूसरा जो व्यक्ति है वो उनके इंटेलिजेंस और सर्विलेंस सिस्टम का हेड था और तीसरा भी जो है वो वरिष्ठ जो है लड़ाका बताया जा रहा है। तो ऐसे में इसराइल का जो दावा है वो ये है कि सेफ जोन जो है उस पर उसका किसी भी कतई जो है वार करने का या वहां पर हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन हमास उसका जिस तरह से दुरुपयोग करते हुए आम लोगों को, आम नागरिकों को कवच बना रहा है, उसकी वजह से वो स्पेसिफिक जो हमले होते हैं वो इसराइल का ये दावा है कि इंटेलिजेंस उनको जो मिलती है उस पर आम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसका ख्याल रखते हुए इस तरह का ऑपरेशन जो है वो वहां पर करता रहा है। अल मवासी में आज हमला हुआ और उससे एक दिन पहले सीरिया पर अटैक की हम बात कर रहे थे। तो सीरिया पर ये जो अटैक हुआ उसकी वजह? देखिए, सीरिया में जहां पर ये अटैक हुआ है वहां पर इसराइल पहले भी कई बार अटैक कर चुका है। वहां पर बताया जाता है कि एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी है और ईरान का वो बहुत बड़ा जो है अड्डा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के जो वरिष्ठ अधिकारी जो सीरिया में है और ये सभी को पता है कि शाम जो है वो ईरान के ही समर्थन से वहां की जो रेजीम है वो बची रही है। वहां पर जिस तरह से अंदरूनी वहां पर जो बगावत हुआ, विरोध हुआ 2011 का अरब स्प्रिंग के बाद, वो ईरानियन सपोर्ट की वजह से ही जो है बशर अल असद की जो रेजीम है वो अपने आप को बचा पाई। तो वहां ईरान का बहुत बड़ा जो है वो प्रेजेंस है। ये इसमें इससे कोई इनकार नहीं करता। और ये जो इलाका है मैसाफ का इलाका जो कि हमा जो प्रोविंस में है, वहां पर बताया जाता है कि वहां पर काफी ईरान जो है वहां पर अपने लोगों को वहां पर बसा के रखा हुआ है। और इसराइल का जो हमला है
दरअसल यहाँ इस्राइल में इस बात की चर्चा है कि ईरान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो इस्माइल हनिये का जो कत्ल हुआ तेहरान में, उसका बदला लेने का जो, और उसके लिए ईरान ने इस्राइल को जो है जिम्मेदार ठहराया है, उस बदले की कार्रवाई जो है उधर से लगातार प्लान की जा रही है। और इस्राइल के तरफ से, हालांकि इस्राइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है इस हमले की, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस्राइल की तरफ से लगातार प्रीएम्प्टिव अटैक्स हो रहे हैं इस तरह के हमले से अपने आप को बचाने के लिए, और हो सकता है कि इसी का ये हिस्सा रहा। बहुत संक्षेप में, समय मेरे पास आज ज्यादा नहीं है। नेतन्याहू के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे इस्राइल में, उनकी स्थिति क्या है? जी, लगातार यहाँ लगभग हर रोज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार के रोज आपको बताऊं तो इस्राइल का अब तक का शायद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें सिर्फ तेल अवीव में 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे देश में बताया जा रहा है कि 7 से 8 लाख लोगों ने उस दिन विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर दरअसल उनके अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो मतविरोध नजर आ रहा है। यहाँ पर रक्षा मंत्री योआव गलांट ने कहा है कि इस्राइल ने हमास की सैन्य क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है, और इसी को जो है बेसिस बनाते हुए यहाँ पर अमेरिकी और जो ब्रिटिश जो विदेश मंत्री हैं, दोनों ने कहा है कि जो है इस्राइल, अब समय आ गया है कि इस्राइल इसके लिए तैयार हो जाए, संघर्ष विराम हो और बंधकों को रिहाई का जो है वो प्रबंध किया जाए। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इसके खिलाफ है और माना यह जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। इस तरह की बहस यहाँ पर लगातार सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्रा, यरूशलेम से इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रियंका यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दें कि पॉडकास्ट में हम आगे क्या सुनेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एक उचित समय तक हमने उस पर इंतजार किया था। आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ गठबंधन, क्या होगा असर हरियाणा विधानसभा चुनावों में, करेंगे विश्लेषण। इससे पहले हम आगे बढ़े मोहन, लेकिन हम कुछ लिसनर्स के कमेंट्स ले लेते हैं। तो मैं यूट्यूब के लिसनर्स के कमेंट्स सुनाती हूँ, जहां अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि कृपया रूस यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा करें। तो हम अनिल जी की इस ख्वाहिश तो करते हैं। बिल्कुल। और कैप्टन शमशाद जी कह रहे हैं कि अमेरिका को अगर यूक्रेन और रूस से फुर्सत मिले तो फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में भी सोचने का कष्ट करे, दोहरी नीति अच्छी नहीं होती। मदन लाल लंबोरिया जी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों का मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। और शंभू शरण जी कह रहे हैं कि मणिपुर में चल रहे आंदोलन एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसके लिए मोदी जी सरकार का उपेक्षात्मक रवैया जो कि अति चिंतनीय स्थिति है। जगदीश वर्मा फेसबुक पर लिख रहे हैं, गजा निर्दोष लोगों की कब्रगाह बन गया है। कुलदीप सिंह जाखड़ एक टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, टिप्पणी करें, किसी भी योद्धा को, मानव को ढाल नहीं बनाना चाहिए, सामने आकर लड़ना चाहिए। विजय कुमार पांडे कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, एक छोटा सा राज्य संभल नहीं रहा और बने हैं ग्लोबल लीडर। ये टिप्पणी कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। और इसके बाद राकेश दुबे कह रहे हैं कि मणिपुर बंगाल दोनों राज्यों में अशांति मची हुई है। हीरालाल रॉय लिख रहे हैं, चीन ने राहुल गांधी को बधाई दी है, विदेश में चीन को लेकर जो बयान दिया है। जगदीश वर्मा लिख रहे हैं कि जब गजा में कोई बचेगा ही नहीं तो जीत किस काम आएगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो ये भी कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त गठबंधन का ऐलान हो सकता है। लेकिन कल ही शाम आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसके बाद आज पार्टी ने 9 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जब ये प्रश्न किया गया कि हरियाणा में गठबंधन है या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया ना।
आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने पहली सूची जारी करने के बाद ये घोषणा कर दी थी कि पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एक उचित समय तक हमने उस पर इंतजार किया था और आज दूसरी सूची जारी कर देंगे। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, इस भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। अब सुशील कुमार गुप्ता के बयान से तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो गठबंधन की बात थी वो खटाई में पड़ चुकी है। वो भी तब जब तकरीबन 3 महीने पहले ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में रहते हुए लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरी थी और उसी के तहत दोनों ने दिल्ली की 7 सीटों पर 3-4 के फॉर्मूला के साथ चुनाव भी लड़ा था। वो बात और है कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खातों में चली गई। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की बात को सोचना भी कल्पना से परे था। हालांकि वक्त बदले और उसके बाद दोनों पार्टियों के रिश्ते भी बदले। दोनों ने दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनाई थी, हालांकि ये ज्यादा दिन टिकी नहीं। अब ये दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद हुए विपक्षी दलों यानी कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि दोनों पार्टियों के बीच जो ये बात नहीं बन पाई उसकी क्या वजह थी। तो ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा की राजनीति को करीब से देखने वाले हेमंत अत्री से बात की है। 2 विषय बने इसमें जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात हो रही थी। पहली बात, आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही थी जो कांग्रेस के लिए देना मुमकिन नहीं था। एक बात, कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम उनको 5 से 6 सीट देने को तैयार थी। पहली बात इस बात पर बिगड़ी। और दूसरी बात सीटों के चयन को लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो मांग रही थी पंजाब, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्टेट है, वो उनका शासन है, तो पंजाब के जो साथ लगते हुए जिले हैं, फॉर एग्जाम्पल अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा और हिसार फतेहाबाद वाली बेल्ट में सीटें मांग रही थी और वो सीटें मांगी जो कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीटें। तो इन 2 कारणों से इनका अलायंस की बातचीत टूटी। इसका हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है? हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, इसका एक बहुत साधारण का, उनको भी पता है कि उनकी यहाँ कोई बहुत स्थिति नहीं। उनका जो बेसिक है कि उनके जो अध्यक्ष हैं माननीय केजरीवाल जी, वो हरियाणा से आते हैं, सिवानी उससे निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, सिवानी एरिया से आते हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो उनको ये लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के पैरामीटर्स में और केजरीवाल की होम स्टेट में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो किसी न किसी रूप में वो चुनाव लड़के, चाहे वो कितनी भी सीटों पर लड़े, वो एक खास तरह का सम्मानजनक वोट शेयर हासिल करना चाहते हैं। कोई बहुत ज्यादा सीटें जीत लेने का या बहुत ज्यादा चुनाव को प्रभावित करने का उनकी ना तो ऐसी कोई मंशा है, ना उनकी ऐसी कोई ताकत है और ना ही आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कोई गुंजाइश इस विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भाजपा का है। आपको ध्यान होगा अभी 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और उसके अंदर बिल्कुल एक साफ बात हो गई कि हरियाणा के अंदर जो मुकाबला होना है वो कांग्रेस बनाम भाजपा का होना है और बाकी किसी भी पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, चाहे वो INLD हो, चाहे वो JJP हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई और क्षेत्रीय दल। तो ये बात वहां से स्पष्ट हो गई थी और इसका एक इतिहास है अगर आप देखना चाहें। 2019 में आपको ध्यान होगा विधानसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में। उस समय जो आम आदमी पार्टी थी उसने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनको जो टोटल वोट्स थे वो मिले 0.48%, 0.48 और जो नोटा को वोट मिले थे वो मिले थे 0.53। तो जिस पार्टी का हरियाणा में इस तरह की स्थिति हो और वो 10 सीट मांगे तो उसका कोई एक पहली बात तो वो अर्थ नहीं था। वो साफ है कि कांग्रेस बनाम भाजपा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी से अलायंस की बात टूटने से मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के चुनाव पर कोई किसी भी तरीके का कोई प्रभाव पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो क्या इससे बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ता है वो बटेगा नहीं दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, उसमें जो है बेसिकली अभी तक अगर आपको ध्यान हो, कल 20 प्रत्याशी घोषित किए थे आम आदमी पार्टी ने और 9 प्रत्याशी आज घोषित किए हैं। उसके अलावा भी जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वो कह रहे हैं कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी देखना है कि वो सब पे लड़ते हैं या पिछली बार की तरह 46 पे लड़ते हैं या कितनी सीटों पर लड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि जब मुकाबला आमने सामने का होता है तो कभी भी जो वोटर है वो कभी हारने वालों को वोट नहीं डालता, एक। और दूसरा जो है, जिस चीज की कांग्रेस पार्टी को यह था कि जो अरविंद केजरीवाल के कारण कुछ बनिया वोट शिफ्ट हो सकता है, बाकी नहीं, केवल बनिया वोट। और अगर हरियाणा में ट्रेडिशनली देखेंगे आप तो बनिया वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोट रहे ट्रेडिशनली। तो उसमें अगर कांग्रेस को कोई थोड़ा मोटा नुकसान होता है तो उतना ही नुकसान भाजपा का भी होगा। कुछ ही महीनों में दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होना है, तो जो ये मौजूदा घटनाक्रम है उसका दिल्ली विधानसभा चुनावों पर भी असर हो सकता है? नहीं, देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से हरियाणा में
कांग्रेस सीनियर पार्टनर थी और आम आदमी पार्टी जूनियर पार्टनर बनना चाहती थी। जब हरियाणा जैसी स्टेट में जहां आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं है उस तरीके से हिस्टोरिकली अदरवाइज, तो आपको क्या लगता है जब आम आदमी पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई नंबर ऑफ सीट से या चॉइस ऑफ सीट से, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में जहां पर वो जूनियर पार्टनर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में है 2014 से, तो वहां भी कोई इनके अलायंस की गुंजाइश किसी भी रूप में बढ़ेगी नहीं, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और वो राष्ट्रीय राजधानी के चुनाव में बेशक विधानसभा की वहां पे शक्तियां सीमित है, सरकार की शक्तियां सीमित है, वहां कांग्रेस पार्टी कभी भी सेकंड फिडल नहीं खेलना चाहेगी और मुझे लगता है वहां पर भी सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, वहां भी अलायंस की गुंजाइश बहुत थोड़ी है, ना के बराबर। क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए झटका है? इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसी चुनाव लोकसभा के अंदर देखा होगा आपने कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा। क्यों? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, नंबर ऑफ सीट्स, चॉइस ऑफ सीट्स वहां भी डिसाइड नहीं हो पाई थी। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। परिणाम आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी को 7 सीट मिली 13 में से और आम आदमी पार्टी केवल सत्ता में होते हुए भी 3 पर सीमित रह गई। तो ये फर्क है। बेसिकली जो अलायंस है वो पार्लियामेंट के हिसाब से है, राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर है। स्टेट के अंदर वो चुनाव, वो आपका अलायंस हो या ना हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की बात है। ऐसी चीजें आप इससे पहले बहुत बार केरला में देख चुके हैं, ऐसी चीजें बहुत बार आपने वेस्ट बंगाल में भी देखी होंगी और तमाम स्टेट्स के अंदर इस तरह की चीज होती है कि आप नेशनल लेवल पे अलाई हो सकते हैं, स्टेट पे अलाई नहीं भी हो सकते। दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री। प्रियंका, अब ये माना जाए कि खाता बंद हो गया है या इसमें कुछ गुंजाइश है? अब देखिए, कांग्रेस सिरे से इसको खारिज नहीं कर रही है अभी भी गठबंधन की बात को, क्योंकि पवन खेड़ा ने ना हाँ या ना नहीं कहा। हाँ। उन्होंने ये कहा कि 12 तारीख तक का, यानी कि नामांकन के आखिरी तारीख तक का इंतजार कीजिए। हाँ, तो अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जी, तो देखना होगा कि वही उस दिन क्या होता है। फिलहाल पॉडकास्ट में अब हम बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक की। तो भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी पेरिस से 29 मेडल अपनी झोली में डालकर मंगलवार यानी कि आज वापस आ गए और इस दौरान खिलाड़ियों के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी और एयरपोर्ट पर ढोल बाजे के साथ सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार पैरालंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और 29 मेडल अपने नाम किए हैं। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं और अब तक का ये पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा था। मैं पॉडकास्ट में अब शामिल कर रहा हूं एक विशेष अतिथि को, और वो जो हमारे विशेष अतिथि हैं 2018 में अर्जुन अवार्ड विनर अंकुर धामा। आप जो हैं वो लंबी दूरी के धावक हैं, अंकुर पैराथलीट हैं, ब्लाइंड पैराथलीट हैं और 2014 में एशियन पैरा गेम्स में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल और उसके बाद 2016 में पैरालंपिक्स में उसके बाद इंजर्ड हो गए। 2022 में एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पॉडकास्ट में स्वागत है अंकुर जी। थैंक यू सर। अंकुर जी, कैसा प्रदर्शन आपकी नजर में कैसा रहा? भारत ने कितना शानदार खेल दिखाया इस बार? भारत का प्रदर्शन बहुत ही अविस्मरणीय है, क्योंकि अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से जब बात करते हैं 2016, 2020, 21 टोक्यो पैरालंपिक्स की, तब से देखिए जहां 2016 में भारत ने 4 पदक जीते थे, वहां 2020-21 में 19 और अब 29। तो हमारी प्रगति काफी हुई है। यानी कि इसे समझ सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पे काफी काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफी काम किया है और सही अर्थों में कहें, जो हमारे खिलाड़ियों को अब मीडिया की तरफ से जो कवरेज मिल रहा है उससे भी काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि अब ये चीजें शहरों तक न सीमित रह के रूरल्स तक जा रही हैं, जिससे नए खिलाड़ी काफी पनपे हैं। अंकुर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि चूंकि आप खुद लंबी दूरी के धावक हैं और इतने सारे मेडल आपकी झोली में खुद हैं, आप ब्लाइंड होने के बावजूद आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकुर, उस समय की तुलना में और आज की तुलना में कितना अंतर देखते हैं आप? आपको जो सुविधाएं मिली थी और आज जो सुविधाएं मिल रही हैं और जिस तरह से उस समय प्रोत्साहन मिलता था, आज जो मिलता है, कितना फर्क आ गया? सर, इसमें काफी आमूलचूल अंतर है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के टॉप्स जैसी स्कीम भी नहीं थी। खेलो इंडिया का विस्तार धीरे धीरे 2018 के बाद हुआ और पैरा एथलीट्स के लिए तो अभी फर्स्ट पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं।
तो आप ये समझ सकते हैं कि अब टॉप लेवल के साथ साथ जो ग्रास रूट लेवल है, जहाँ पर बेसिक जरूरतें हैं खिलाड़ियों की, वो भी पूरी की जा रही हैं। इसमें मैं ये जरूर चाहूँगा कि इसका स्तर और तेजी से विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि जब भी सही अर्थों में सभी खिलाड़ियों के पास सुविधाएं पहुंच जाएंगी, क्योंकि पैरा एथलीट्स की चुनौतियां सबकी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सब अलग अलग अक्षमताओं से या अलग अलग क्षमताओं से विकसित होते हैं, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो ऐसे में उनकी फैसिलिटीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और वो अगर फैसिलिटीज़ उनको हर लेवल पर मिलेंगी, जो अब काफ़ी बेहतर हैं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगला पैरालंपिक जो लॉस एंजेलिस में होने वाला है, तो हम लोग 40 पार पदक लेकर आने की उम्मीद। हाँ, मतलब इस बार 29 और अगली बार 40 की हम उम्मीद के साथ जाएंगे। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विजेता अंकुर धामी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। तो प्रियंका, आज के इस न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। मुलाकात का समय तय है कल 7:30 बजे। कल का दिन होगा बुधवार का। आज मेरे सामने ही मुस्कुराते हुए स्टूडियो में बैठे हुए हैं तिलक राज भाटिया, और उसके पीछे उनके सहयोग के साथ है गंगोत्री। तो हम भी मुस्कुराते हुए क्यों ना विदा ले लें, जी, इस वादे के साथ कि bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार। नमस्कार।